चलिए बच्चों, सो वी आर ऑलरेडी डन विद द चैप्टर 1। हम लोगों ने चैप्टर 1 ऑलरेडी कर लिया है। सो चलिए एक बार अपन चैप्टर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर लें। सो बच्चों, आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग? चलिए, सो विल बिगिन विद द रिवीजन, ठीक है। सो पहला चैप्टर था, इस चैप्टर का जो वेटेज है मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज 3 to 5 मार्क्स, ठीक है। नाउ सो शैल वी स्टार्ट विद द रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन इनफैक्ट। और ये रिवीजन्स आपको बहुत सारे ज़्यादा काम आएंगे जब आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम के टाइम पे ये वीडियोस बहुत काम आएंगे। अभी तो आप देख ही लीजिए, बट एग्जाम के टाइम पे तो बहुत ही काम आएंगे आपके। सो सबसे पहला बच्चों, सबसे पहली चीज ऐसी है कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर, जब कोई भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसके मन में ख्याल आता है कि यार व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी शुड आई मेक, ठीक है। सो व्यापार अगर शुरू कर रहे हैं तो पहले सोचना पड़ता है कि यार ये जो बिजनेस एंटिटी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यार ये कौन सी होगी, किस टाइप की बिजनेस एंटिटी मुझे क्रिएट करनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, यू हैव मैनी चॉइसेस व्हिच आर अवेलेबल विथ यू। तो बच्चों सब चलिए हम कुछ टाइप ऑफ एंटिटीज देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ब्रांच ऑफिस। ये ब्रांच ऑफिस जो है हम एक अलग चैप्टर में देखेंगे। एलएलपी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम यहाँ भी पढ़ेंगे और इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है। और कंपनी, तो ये अलग अलग टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंसान फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब आप कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है। सो अब सबसे पहली टाइप की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले टाइप की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सो चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। आई ओपन माय, तो ध्यान से देखिए बच्चों। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक सिंगल पर्सन इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को कौन इनकॉर्पोरेट कर सकता है? ही शुड बी अ सिंगल पर्सन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। दूसरा, इसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की जो लाइबिलिटी होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो बंदा सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को बनाता है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को मैनेज भी वही करता है, ठीक है। अगर वो मर गया तो बिजनेस खत्म। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के फायदे ये हैं कि बहुत जल्दी फॉर्म हो जाती है। मतलब देयर इज नो लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है बच्चों जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को क्या करता है, गवर्न करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन बड़ा इजी है। डायरेक्टली आप अपनी दुकान खोल लो, बस आपको एक शॉपेक का लाइसेंस लगता है। यू जस्ट नीड टू हैव व्हाट बेटा, अ शॉपेक लाइसेंस। आपको एक शॉपेक का लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। लिमिटेशन क्या है इसका? डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो गई, सब कुछ बेहतरीन है, बट दुष्यंत सर इसका लिमिटेशन क्या है? बच्चों इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड कैपिटल होती है। आपको व्यापार करने के लिए उतनी कैपिटल नहीं मिलती क्योंकि एक ही आदमी होता है, ठीक है। आपको डिपेंड किसके ऊपर रहना पड़ता है? बैंक फाइनेंस के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बैंक फाइनेंस या फिर प्राइवेट फाइनेंस, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांग लो, सेठ साहूकार, इन लोगों से आप पैसे मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर, उसके बाद और क्या हो सकता है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप में? सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं। जो भी लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर आएगी वो लाइबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर 5 करोड़ का लोन है तो वो लोन आपको चुकाना है, ठीक है। आप मर गए तो आपका बिजनेस भी खत्म। आपकी डेथ से सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है दैट कम्स टू एन एंड, ठीक है। सो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। स्मॉल बिजनेस आप कर रहे हैं और आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कस्टमर को पर्सनल अटेंशन चाहिए। आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो क्या है, स्मॉल है और पर्सनल अटेंशन वाला बिजनेस चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। कंप्लायंसेस का झमेला है ही नहीं,
देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कंप्लायंसेस। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में कंप्लायंसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। दुष्यंत सर आप कब सजेस्ट करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बनानी चाहिए? सो बेसिकली जब आपके पास पैसे कम हैं, आप अकेले हैं, आपको तुरंत बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट द बिजनेस इमीडिएटली, आपको बिजनेस तुरंत शुरू करना है, तो उस केस में मैं आपको सजेशन दूंगा। अच्छा, और आपका बिजनेस का, आपको ज्यादा बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आप टेम्पररी रूप से बिजनेस करें, क्योंकि अगर आपको बिजनेस की स्टेबिलिटी चाहिए तो आप कंपनी बनाइए, क्योंकि आपके मरने के बाद भी कंपनी चालू रहे। स्मॉल स्केल बिजनेस है, बहुत स्मॉल स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इस केस में, ये सारे केस में आपके लिए सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाने के लिए आप ये ध्यान में रखिए, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यू शुड बी, इंडिया में सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न वही लोग खोल सकते हैं जो क्या है बच्चों, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है सर, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? तो अलग अलग जो शॉप एक्ट्स हैं, जो अलग अलग शॉप एक्ट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। सर नहीं सर, दुष्यंत सर फॉरेनर्स अलाउड नहीं है? नो, दे आर, फॉरेनर्स को भी हम अलाउ कर सकते हैं, बट उनके लिए देयर आर सम एडिशनल गाइडलाइंस। अगर फॉरेनर्स को इंडिया में, फॉरेन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को अगर इंडिया में क्या करना है, अगर शॉप एक्ट खोलनी है या उसको अपनी ब्रांच खोलनी है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न शुरू करनी है, सो देयर आर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सो हाल फिलहाल में आप ये सुविधा मान लीजिए, ये सिटीजन ऑफ इंडिया को ही ये सुविधा मिलती है। ठीक है ना? उसके बाद आपने जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का बिजनेस शुरू किया था, आपने शुरू किया था, अगर वो बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है बच्चों, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया था? आपने जो बिजनेस शुरू किया था वो शुरू किया था सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के माध्यम से। नाउ इफ दैट बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग, अगर वो बिजनेस क्या करता है, ग्रो करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपने शुरू में तो अकेले बिजनेस शुरू किया था, अब आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा क्या करने लगा है, नाउ योर बिजनेस हैज स्टार्टेड टू ग्रो। सो जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग गया है, सो आप सोचते हैं कि मैं एक एडिशनल पार्टनर अपॉइंट कर लूँ, मैं मैं, मुझे पैसों की जरूरत है तो किसी और से मैं पैसे ले लूँ। सो बच्चों, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करता है तो आपके पास एक नई चॉइस आती है, आप क्या बना सकते हैं? पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप, मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बना सकते हैं। सो बेसिकली आपका बिजनेस स्मॉल है, लेकिन अब स्मॉल से थोड़ा बढ़ के आपका बिजनेस अगर क्या हो रहा है, मीडियम हो रहा है, आपको फंड्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है आपको? यू नीड द फंड्स, आपको फंड्स की भी जरूरत पड़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास फंड्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, आपको बिजनेस को अकेले मैनेज करने में भी क्या हो रही है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द बिजनेस अलोन। सो आपको लगता है कि यार आपके पास एक दो लोग और होने चाहिए। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जब थोड़ा सा क्या होने लगता है, जब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस थोड़ा सा क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है, ठीक है, सो व्हाट कैन हैपन इज, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस थोड़ा सा ग्रो होने लगता है तो हम लोग क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, हम बना सकते हैं, व्हाट वी कैन फॉर्म इज, हम एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है आप सबको पता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करती है, मैक्सिमम इसमें 50 पार्टनर्स हो सकते हैं बच्चों, इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, इट कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ठीक है, नंबर वन। इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में हर एक बंदा दूसरे बंदे का पार्टनर होता है, एजेंट होता है। तो अगर किसी एक पार्टनर ने कोई भी गलती की, अगर किसी एक पार्टनर ने क्या की, किसी एक भी पार्टनर ने अगर कोई भी गलती की, तो उस गलती के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होता है। मतलब जो गलती हुई है वो बिजनेस से रिलेटेड अगर गलती है,
तो उस गलती के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल है, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है। तीसरा, पार्टनरशिप की क्या होती है, जैसे एलएलपी में भी होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनरशिप के क्या हैं, पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का कर्जा है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कितना कर्जा है, पार्टनरशिप फर्म हैज 100 करोड़ रुपीस का डेट, तो हम ये मानते हैं कि वो जो डेट है दैट डेट इज ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स 500 रुपए के हैं और पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी 10,000 रुपए की है, तो 9,500 रुपए का जो डिफरेंस है ये कौन बेयर करता है, ये पार्टनर्स बेयर करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। तो जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में वो ये लॉस भी बेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद व्हाट मोड, पार्टनरशिप में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट नहीं होता, विच मीन्स व्हाट, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स ही बिजनेस के ओनर होते हैं और पार्टनर्स ही बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। पार्टनरशिप में हम नॉर्मली जो ओनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वही लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस को मैनेज करते हैं। सो पार्टनरशिप में क्या नहीं होता बच्चों, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप के एसेट्स जो होते हैं, उसके जॉइंट ओनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो भी एसेट्स हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो भी क्या है, एसेट्स हैं, उसके जॉइंट ओनर्स कौन है, तो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स के जॉइंट ओनर होते हैं पार्टनर्स, ये भी ध्यान में रखें। ठीक है। क्या पार्टनरशिप फर्म में माइनर्स आ सकते हैं, yes minors आ सकते हैं, but they can come not as a partner but only as a beneficiary। so बच्चों पार्टनरशिप फर्म में माइनर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बट माइनर्स कैन ज्वाइन इन पार्टनरशिप फर्म ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ बेनिफिशियरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। उसके बाद कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, और बच्चों 2 पार्टनर जो आते हैं वो कैसे आते हैं, अग्रीमेंट के थ्रू, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट राइटिंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट इशारों इशारों में भी हो सकता है, इम्प्लाइड अग्रीमेंट भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब बिना एक्ट के। सो फॉर एग्जाम्पल मैं और आप अगर हम दोनों एक जगह मिलते हैं, आपके पास केले हैं, मैं केले बेचता हूँ, ठीक है, आप केले लेके आए अपने घर से, मैंने उन केलों को रास्ते बेचा, 100 रुपए का मुनाफा हो, हम दोनों ने आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया, हम दोनों पार्टनर हो गए। हमारे बीच में कोई ओरल अग्रीमेंट नहीं है, शब्दों के थ्रू अग्रीमेंट नहीं है, बट हरकतों के थ्रू भी अग्रीमेंट हो सकता है, ये ध्यान में रखें। ठीक है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के स्टेट में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ। ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स, these are few points with regard to the partnership firm। उसके बाद नो सेपरेशन ऑफ सॉरी नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों एक और चीज मान के चलिए, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती मतलब पार्टनरशिप फर्म का कानून की नजर में, पार्टनरशिप फर्म का कानून की नजर में कोई भी वजूद नहीं है। जैसे ही पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, मान लीजिए फर्म में 4 पार्टनर थे, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म खत्म, पार्टनरशिप फर्म का अस्तित्व खत्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी इज नथिंग बियॉन्ड इट्स पार्टनर। पार्टनरशिप को कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता, सेम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को भी नहीं मिलता था। चलिए ना, अब एक और कंसेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस
ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ पार्टनरशिप फॉर्म के डिसएडवांटेज क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला सर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। दूसरा, पहला क्या है बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा, लिमिट ऑन पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं। थर्ड क्या है बच्चों, देयर इज अ लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म। फोर्थ, और क्या और क्या प्रॉब्लम है पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिट ऑन पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी। भाई एक पार्टनर ने गलती की तो दूसरा पार्टनर तो बेचारा एकदम साफ नीयत का इंसान है, अच्छी नीयत का इंसान है। वाई वुड द अदर पार्टनर बी लायबल, वाई वुड अदर पार्टनर बी लायबल, जब गलती एक पार्टनर की है तो दूसरा पार्टनर क्यों लायबल होगा। तो कुछ ये डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, पार्टनरशिप फर्म के अच्छा, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, जो काफी इजी होता है, फ्लेक्सिबल लॉ है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के। तो बच्चों सरकार ने एलएलपी एक्ट पास किया और इसके थ्रू एक कंसेप्ट आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेम पार्टनरशिप जैसी है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट रेगुलेट करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पास क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, यस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड टू व्हाट, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से वादा किया था जब मैं पार्टनर बना था कि मैं 50 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दूंगा। तो मेरी लाइबिलिटी क्या है, हो सकता है मेरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर 500 करोड़ का लोन है, लेकिन मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितने की है, 50 करोड़ रुपए की। और अगर ये 50 करोड़ रुपए मैं ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका हूं तो मुझे एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। तीसरा है, नॉर्मल पार्टनरशिप का तीसरा डिसएडवांटेज है कि पार्टनर्स मैक्सिमम 50 हो सकते हैं ना। एलएलपी में देयर कैन बी अनलिमिटेड पार्टनर्स। एलएलपी में क्या है बच्चों, देयर कैन बी अनलिमिटेड पार्टनर्स इन एलएलपी। और म्यूचुअल एजेंसी ठीक है थोड़ी बहुत होती है, बट अगर किसी पार्टनर ने गलती की है, अगर किसी पार्टनर ने गलती की है और इसमें दूसरे पार्टनर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब एक पार्टनर ने गलती प्योरली खुद से की है, तो इस केस में वही पार्टनर लायबल होगा, दूसरा पार्टनर जो है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिल जाता है, अनलिमिटेड पार्टनर्स हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अगर सारे पार्टनर मर गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो एलएलपी होती है खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, खुद खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोर्ट में दूसरे लोगों को स्यू भी कर सकती है, दूसरे लोग इसको भी स्यू कर सकते हैं इसके नाम पे। नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा अपने पार्टनर्स के ऊपर क्या रहती है, डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखिए। चलिए बच्चों, सो ये सारे बच्चों, ये सारे कुछ नॉर्मल पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, अब इन डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने एलएलपी एक्ट बना दिया, जैसे यूके में बहुत पहले से चल रहा था ये। तो अभी आपके पास क्या सुविधा है कि आप अगर आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट चाहिए प्लस आप पार्टनरशिप भी रहना चाहते हैं, आपका बिजनेस स्मॉल से लेके मीडियम के बीच का है, आपको लॉ के टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि एलएलपी एक्ट जो है बच्चों, एलएलपी एक्ट इज फार इजी, एलएलपी एक्ट जो है वो काफी आसान है। तो लॉ के टर्म्स में भी अगर आपको क्या चाहिए बच्चों, यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी इवन इन द टर्म्स ऑफ लॉ। लॉ के टर्म्स में भी आपको क्या चाहिए बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो बच्चों इफ यू वांट ऑल दीज थिंग्स तो आपके लिए बेटर है कि आप क्या बना लीजिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना लीजिए। सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलेगा, आपके पार्टनर मर भी गए तो भी आपकी फर्म चलती रहेगी, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पे, हाँ एक डिसएडवांटेज है कि आपके यहाँ पे अनलिमिटेड पार्टनर भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर से आप कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं, बट एक डिसएडवांटेज है, अरे सुनो, बट एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे पब्लिक
इश्यू लाने की आजादी नहीं है। यू डोंट हैव द फ्रीडम टू कम विद एन आईपीओ। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद बच्चों, उसके बाद और क्या, और कौन कौन सी फॉर्म और कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम फॉर्म कर सकते हैं इसके अलावा? चलिए बच्चों, उसके बाद है बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बेसिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ये एक बिजनेस करने का तरीका बताया गया है। और बच्चों ये परंपरागत तरीका है, बोले तो इट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, आप लोग हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। इसमें हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो कर्ता होता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एचयूएफ की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है? कर्ता के नाम पे होती है। कर्ता को अगर कोई भी प्रॉपर्टी, एचयूएफ की प्रॉपर्टी अगर कर्ता को सेल करनी है तो उसको क्या करना है? उसको सारे को पार्टनर्स का कंसेंट लेना है, इवन द को पार्टनर्स हु आर माइनर्स, उसका कंसेंट लेना है, तभी एचयूएफ का कर्ता क्या कर सकता है? एचयूएफ की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद एचयूएफ को रेगुलेट कौन करता है? हिंदू लॉस, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो एचयूएफ को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। देन एचयूएफ में सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अडॉप्टेड सन है, आपके खुद के बच्चे नहीं हुए, आपने कोई बच्चा गोद लिया हुआ बेटा भी एचयूएफ का को पार्टनर बन सकता है। एचयूएफ के को पार्टनर को आप एचयूएफ का मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एचयूएफ याद रखिए एक इंसान की 3 पीढ़ियों तक चलता है, या एक इंसान प्लस उसकी आने वाली 2 पीढ़ियां। तो ये इंसान की अगर मान लीजिए एचयूएफ है तो वो कब तक कंटिन्यू रहेगी? इसके बेटे और इसके पोते चला सकते हैं। ठीक है, अब इसके पोते के बाद इसके पोते का जो बेटा होगा, तो जैसे ये नया बेटा होगा तो ये भी एचयूएफ चालू हो जाएगी। ठीक है, ये नई एचयूएफ चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नई एचयूएफ चालू हो जाती है। उसके बाद एचयूएफ को टैक्स भी लगता है। उसके बाद बच्चों एचयूएफ टूट कब जाती है? तो अगर मेंबर्स आपस में क्या कर लेते हैं? पार्टीशन कर लेते हैं एचयूएफ के जो को पार्टनर्स हैं, या फिर झगड़ा हो जाता है फैमिली में, क्वारल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एचयूएफ डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो एचयूएफ का जो सेकंड सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर होता है, वो एचयूएफ का क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है। एचयूएफ के 2 फॉर्म्स इंडिया में चलते हैं, एक चलता है मिताक्षरा और एक चलता है दयाभाग। मिताक्षरा लगभग पूरे इंडिया में चलता है और ये थोड़ा सा लिबरल है। लिबरल मतलब यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, अगर आपके घर पे लड़की पैदा होती है तो फीमेल्स भी एचयूएफ की क्या बन सकती हैं? को पार्टनर्स बन सकती हैं। लेकिन दयाभाग जो वेस्ट बंगाल प्लस 7 सिस्टर्स स्टेट में फॉलो होता है दयाभाग। इसमें क्या होता है बच्चों? इसकी जो मेंबर्स हैं वो फीमेल नहीं बन सकती। ये जो एचयूएफ है सारी घटिया एचयूएफ है। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल को आज भी, बच्चों जमाना यहाँ पे आगे आ गया, बट इसमें फीमेल को, लड़कियों को आज भी क्या माना जाता है? बोझ माना जाता है। जिस दिन लड़कियां पैदा होती है उसी दिन क्या करते हैं ये लोग? उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें फीमेल को को पार्टनर नहीं माना जाता। बच्चों एचयूएफ में जैसे पार्टनरशिप, चाहे एलएलपी हो या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप, उसमें आप पार्टनर कैसे बनते हैं? अग्रीमेंट से। ठीक है, एचयूएफ के मेंबर आप बनते हैं स्टेटस से। व्हाट इज स्टेटस? अगर आप एचयूएफ फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो आप, और आप मेल हैं तो आप इसमें दया भाग में मेंबर बन जाएंगे, मेल या फीमेल है तो आप मिताक्षरा में मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, सो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है। क्या है ये? गुड फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा है। ऐसे बिजनेस जहाँ पे स्टेबिलिटी की जरूरत, नॉट स्टेबिलिटी बट स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो बिजनेस हो रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जहाँ पे हर एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर एक फैमिली मेंबर बिजनेस में शामिल होता है, उसके लिए अच्छा है। एचयूएफ में हर एक को पार्टनर को इक्वल शेयर मिलता है, और वो इक्वल शेयर कितना होगा ये बेसिकली कर्ता डिसाइड करता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एचयूएफ का ये है कि आपके घर में कुछ निकम्मे लोग होते हैं जो बिजनेस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उनको भी क्या मिलता है?
इक्वल शेयर मिलता है। तो ये एक तरीका है बिजनेस करने का, HUF। ठीक है, अगला एक तरीका है बच्चों, कौन सा? बिजनेस करने का अगला तरीका जो है, जो अगला तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिजनेस करने का, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। नो, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बच्चों? की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? सबसे पहले ये रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ बनाए हैं उसके अंदर ये रजिस्टर होती है। कम से कम 10 लोग चाहिए आपको सोसाइटी बनाने के लिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिमिटेड लाइबिलिटी का स्टेटस देते हैं, सॉरी सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस देते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट से सोसाइटी जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, केसेस फाइल कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। किसके हिसाब से? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से। उसके बाद और आफ्टर दैट, उसके बाद सोसाइटी सर्व करती है किसको? दुनिया भर को सर्व करती है? दुनिया भर के लिए काम करती नहीं, सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्व करती है। हर एक मेंबर सोसाइटी का, हर एक मेंबर उसके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है। सोसाइटी का हर एक मेंबर क्या करता है? सोसाइटी के बिजनेस में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करती है। व्हाट डज दैट मीन? सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करती है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करती है मतलब सबका साथ सबका विकास। हर एक मेंबर के लिए सोसाइटी अपने हर एक मेंबर के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, अपने मेंबर को सर्व करती है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सोसाइटी हैं, जैसे कि बैंकिंग खत्म। चलिए बच्चों, सो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करती, सबका साथ और सबका विकास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। सो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनाते हैं? व्हेन डू यू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? जब आपका मकसद क्या हो कि आपको अपने मेंबर्स से मेंबर्स को हेल्प करना है, मेंबर्स को ग्रो करना है, और दूसरा हर एक मेंबर काम कर रहा है, मतलब हर एक मेंबर बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। सो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मिंग कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, देन आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, देन मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव, उसके बाद हाउसिंग कोऑपरेटिव। तो ये कुछ सोसाइटीज हैं जो जिससे मतलब कुछ टाइप की सोसाइटीज हैं। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? लैंड, जो खेती की जमीन होती है, उसको क्या करते हैं? वो पूरी लैंड को किसानों को ट्रांसफर कर देते हैं। किसान जो है वो लैंड जो है अपनी पूरी सोसाइटी को ट्रांसफर कर देते हैं। साथ में सामान खरीदते हैं, साथ में बीज खरीदते हैं, साथ में चारा खरीदते हैं, सब चीजें साथ में खरीदते हैं। ठीक है, और उसके बाद खेती भी साथ में करते हैं सब लोग मिलके, और जो प्रॉफिट आता है वो लैंड के रेशियो में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बेसिकली सारे किसान इकट्ठे होकर खेती करते हैं, सब चीजें साथ में खरीदते हैं, सामान साथ में बेचते हैं, और जो आता है वो लैंड के प्रोपोर्शन में शेयर कर लेते हैं, जो भी पैसा मिलता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए, मिडिल मैन को हटाने के लिए, या फिर कंज्यूमर्स को एडुकेट करने के लिए, या फिर कंज्यूमर्स के अधिकारों को लड़ने के लिए, अधिकारों से कंज्यूमर के अधिकारों को लड़ने के लिए इस टाइप की सोसाइटी को बनाया जाता है। कौन सी सोसाइटी? कंज्यूमर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बेसिकली इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर्स अपना जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी सामान होता है, उसको इकट्ठा करते हैं और साथ में क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। मार्केटिंग सोसाइटी में भी सेम चीज होती है प्रोड्यूसर जैसे, बट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे अलग अलग सेलर्स इकट्ठे होते हैं जो प्रोड्यूसर नहीं होते,
और इकट्ठे होके क्या करते हैं, ये लोग अपने सामान को सेल करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव बेसिकली क्या करती है, ये कोऑपरेटिव, इसमें मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स पैसे जमा करते हैं और उन्हीं मेंबर्स में से किसी को अगर लोन की जरूरत है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग मिलकर लैंड खरीदते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पैसे जमा करते हैं, लैंड खरीदते हैं, लैंड खरीदने के बाद पैसे और इकट्ठे करते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया है उस हिसाब से आप क्या करते हैं, बिल्डिंग्स या घर जो है वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सेबी, आरबीआई, एलआईसी, आईसीएसआई, आईसीआई, ये सारी बॉडीज क्या हैं, ये हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। Why do we refer these bodies as statutory corporation? बच्चों, इन बॉडीज को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्यों कहते हैं? इनको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक स्टैट्यू के थ्रू बनी है। स्टैट्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, इनका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो किसी लॉ के अंतर्गत हुआ है। So these bodies have been formed on account of any law passed by parliament, या तो पार्लियामेंट का लॉ हो सकता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके थ्रू इनको बनाया गया है, ठीक है। जब बात आती है कि अच्छा, इनके इन रूजवेल्ट के वर्ड याद रखिएगा। रूजवेल्ट ने कहा था कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं इनके पास गवर्नमेंट की पावर होती है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस जैसा इनके पास क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो रूजवेल्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कभी भी अच्छी पोजीशन में होती है बिजनेस करने की, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट की पावर होती है और ये एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो जब भी अच्छा, क्या ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनका मेन काम होता है सोसाइटी को सर्व करना और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना, मिनिमल प्रॉफिट कमाना, ठीक है, सर्व करते करते प्रॉफिट कमाना ताकि इनके खर्चे निकल जाएं, ठीक है। इनिशियली इनको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और बाद में ये क्या हो जाती है, सेल्फ फाइनेंसिंग हो जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसलिए करप्शन के चांसेस हमेशा रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसलिए चांसेस ऑफ करप्शन आर ऑलवेज हायर, ठीक है। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बच्चों अगला फैक्टर, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, अगली जो बॉडी है दैट इज कंपनी। आप सबको पता है लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड मेंबर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, परपिचुअल सक्सेशन, ये सब क्या है, बेनिफिट्स हैं। आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो। फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब जो शेयर होल्डर हैं जरूरी नहीं है कि वही कंपनी के रोजमर्रा का बिजनेस संभाले। कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है। और बच्चों एक और चीज याद है कि सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप पब्लिक कंपनी है, अगर आप क्या है, इफ यू हैपन टू बी अ पब्लिक कंपनी, इफ यू हैपन टू बी अ पब्लिक कंपनी, यू कैन ब्रिंग पब्लिक इश्यू। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप पब्लिक से पैसे ले सकते हैं, आप पब्लिक को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकते हैं, पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। सो पब्लिक से आप फाइनेंस ले सकते हैं बच्चों, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आप अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे ना। अब बच्चों इधर आ जाइएगा। तो ये सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने, किस किस के बारे में डिस्कस किया, ये कर लिया, 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 ये एक अलग चैप्टर में करेंगे, डोंट वरी। ये फॉरेन कंपनीज की ब्रांचेस है जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं ना। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों। हाँ, अब बच्चों हाउ कुड यू सिलेक्ट आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक सबसे बेहतरीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, कैसे बना सकते हो। सो बेहतरीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना अपने हाथ में नहीं है,
हर एक इंसान की जरूरत के हिसाब से, हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो सकती है। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? अरे देख लो मेरी तरफ प्लीज, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ देख लो प्लीज। अले ले 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 ले, अले ले 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 ले, क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, सो हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है बिजनेस एंटिटी का जो बेस्ट बिजनेस एंटिटी है वो अलग अलग हो जाती है। सो बिजनेस एक्टिविटी कौन सी कर रहे हो? अगर आप शॉर्ट टर्म की बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हो, छोटा बिजनेस है, तो आप सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बना सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है तो आप कंपनी बना लीजिए, एलएलपी बना लीजिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप बना लो। लार्ज स्केल पे, मीडियम स्केल है तो पार्टनरशिप एलएलपी बना सकते हो। लार्ज स्केल पे कंपनी बनाइए। आपके बिजनेस को कैपिटल कम लगने वाली है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, प्रोप्राइटरशिप। मीडियम, पार्टनरशिप एलएलपी, ह्यूज, कंपनी। मैनेजरियल कैपेबिलिटी, अगर आपको चाहिए बच्चों ध्यान से, अगर आप खुद बिजनेस करने वाले हैं, आप मतलब आपके अंदर मैनेजरियल कैपेसिटी भी है और आप बिजनेस मतलब आप बिजनेस कर भी सकते हैं, बिजनेस को ओन भी कर सकते हैं और खुद आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए, मतलब आपको एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आप क्या बना सकते हैं? यू कैन फॉर्म दिस, आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप या फिर एलपी बना सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, पूरा मैनेजमेंट आपको अपने हाथ में चाहिए, आप किसी बाहर वाले को बुलाना ही नहीं चाहते, आपको इंटरफेरेंस चाहिए नहीं है, सो कंपनी सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप विल बी बेस्ट। पार्टनरशिप और एलपी भी अच्छी होंगी, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनर्स के साथ आपको कंट्रोल शेयर करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में 100% कंट्रोल आपके पास रहेगा। अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, लाइबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, सो प्लीज फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म कीजिए? एलएलपी या कंपनी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। बिजनेस आपका बर्बाद हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू वांट स्टेबिलिटी इन बिजनेस, यू वांट मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन बिजनेस, कंपनी एलएलपी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी, आप मर भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका बिजनेस चलता रहेगा। बट आपको स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, आपके मरने के बाद ही बिजनेस खत्म हो जाए तो आप ये बना लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सबसे आसान किसको? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चलाना, मैनेज करना। सबसे आसान मैनेजमेंट होता है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का, कोई टेंशन ही नहीं है, आपने जो बोल दिया वही होगा। यहाँ पे नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं और कुछ डिसीजन शेयर होल्डर्स ही ले सकते हैं। प्रॉफिट शेयर करना नहीं है, प्रोप्राइटरशिप बनाओ। लिमिटेड लोगों के साथ करना है, पार्टनरशिप बनाओ। और बहुत सारे लोगों के साथ करना है, कंपनी बनाओ। कंपनी में भी 3, ओपीसी में अकेला होता है, प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन, बच्चों अगर आप टैक्स का सब कुछ एकदम अच्छे से चेक करें तो एलएलपी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है टैक्स के टर्म्स में, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर की अगर एलएलपी की इनकम होती है तो उसको सरचार्ज नहीं लगता, बाकी सब में लगता है सरचार्ज, तो ये एक फायदा होता है। अगर आपका बिजनेस अलग अलग लोकेशन पे होगा तो अच्छा है कि आपका बिजनेस अगर अलग अलग लोकेशन पे है तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो कंपनी या एलएलपी वुड बी परफेक्ट। ओनरशिप ट्रांसफर करना, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को बेचना है तो डिफिकल्टी है, आपकी प्रॉपर्टी बेचो, सब बेचो, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपको एलएलपी में ट्रांसफर करना है तो बच्चों नए पार्टनर अपॉइंट करो, उसका अग्रीमेंट करो। अगर आपको कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर करनी तो सबसे आसान होता है, शेयर अगर ट्रांसफर हो गए तो कंपनी की ओनरशिप भी क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो ओनरशिप को ट्रांसफर करना सबसे आसान होता है कंपनी के केस में। सीक्रेसी कंपनी में मेंटेन नहीं होती, एलएलपी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज आपको अपने डॉक्यूमेंट किसके साथ फाइल करने होते हैं? आरओसी के साथ फाइल करने होते हैं। एक बार आपके डॉक्यूमेंट आरओसी के पास गए तो आरओसी आपके डॉक्यूमेंट किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम लॉ, तो याद रखिए कंपनी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एलएलपी के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर थोड़े बहुत लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एलएलपी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न खुला सांड है, उसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ एक शॉपिंग का लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद ये अलग अलग एंटिटीज हैं, मैंने इनके फीचर्स लिखे हुए हैं, थोड़े थोड़े आप पढ़ सकते हैं, टैक्स का इम्प्लीकेशन वगैरह है, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज या फीचर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड दिस विल फिनिश योर चैप्टर। ठीक है? एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। एक्स जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, वेब बेस्ड बिजनेस, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अगर आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनानी है
तो कंट्रोल और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है देखना, मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट के फैक्टर के आधार पे आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा मेरे हिसाब से। Yes, you'll get the answer here. So this is the answer. You could take a screenshot. ये आप आंसर ले सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, ये 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 और ये। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, और बस अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चों।